आज के वीडियो में नव लैमार्कवाद अर्थात नियो लैमार्किज्म को चित्र और उदाहरण सहित सरल भाषा में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विवादास्पद लैमार्क पर वैज्ञानिकों ने पुनः विचार प्रारंभ किया। मतलब जो 20वीं शताब्दी शुरू हुई तो उसके शुरुआत में ही चूंकि लैमार्क विवादास्पद हो गए थे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि किस तरह से विवादास्पद इनके सिद्धांत हुए। तो विवादास्पद लैमार्कवाद पर वैज्ञानिकों ने पुनः विचार प्रारंभ किया, पुनः से इनको देखना शुरू किया कि क्या क्या सही था क्या नहीं सही था। तो बीजमैन के सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्रों के जीन्स को बदल देने वाले परिवर्तन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं या हो सकते हैं। मतलब बीजमैन सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जो गुणसूत्रों के जीन्स होते हैं, उन जीन्स को जो बदल देने वाले चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वही माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं। उन्हें ही आनुवांशिक परिवर्तन कहा जाता है या जेनेटिक चेंजेस कहा जाता है। यानी जीन्स में अगर परिवर्तन हुआ तो ही वो माता पिता से उनकी संतानों में लक्षण जाएगा, ये इन्होंने बताया। इस संदर्भ में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वातावरण में हो रहे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिनका प्रभाव जनन द्रव्य की जीन्स पर पड़ता है। अब इस संदर्भ में उन्होंने निकाला क्या निष्कर्ष? इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वातावरण जो है, इस वातावरण में जो भौतिक और रासायनिक चेंजेज होते हैं, भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जिनका प्रभाव जर्म प्लाज्म की जीन्स पर भी पड़ता है। यानी जो वातावरण के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हैं, इनमें से कुछ परिवर्तन हमारे जीन्स को भी प्रभावित कर देते हैं और ऐसे उपार्जित लक्षण निश्चय ही वंशागत होकर संतानों में प्रदर्शित होते हैं। लैमार्कवाद के इस तरह के पुनर्जागरण को नव लैमार्कवाद कहा गया। यानी लैमार्कवाद का जो इस तरीके का पुनः से जागरण हुआ, पुनः से इनका सिद्धांत उठा, इसे ही नव लैमार्कवाद कहा जाता है। तो कई प्रयोगों से नव लैमार्कवाद को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया। कई सारे प्रयोग किए गए, जिसमें से पहला है बीमारियों की वंशागति यानी इनहेरिटेंस ऑफ डिसीजेस। तो किसी जीव के जीवन काल में मस्तिष्क में चोट लगने से उत्पन्न एक्सोप्थेल्मिया तथा हीमेटोमा आदि रोग वंशागति द्वारा संतान में पहुंच जाते हैं। बीमारियों की वंशागति में क्या बताया गया कि अगर कोई जीव है और उसके पूरे जीवन काल में कहीं मस्तिष्क में चोट लगी थी और उस चोट से उसको एक्सोप्थेल्मिया या हीमेटोमा रोग हो गए थे, तो ये रोग उन लोगों से उनकी संतानों में भी पहुंच जाएंगे। यानी ये रोग माता पिता से उनकी संतानों में भी पहुंच जाते हैं, वंशागत होते हैं। और लैमार्क ने भी यही बताया था कि जो उपार्जित लक्षण हैं, जो बाद में अर्जित किए गए लक्षण हैं, वो उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से बीमारियों की वंशागति में बताया गया। फिर दूसरा प्रयोग था लिंडसे का प्रयोग। लिंडसे प्रयोग में क्या बताया गया? यदि समतापी और असमतापी जीवों को एक ही अनुकूल वातावरण में रखा जाए तो उनमें उत्पन्न लक्षण वंशागति द्वारा उनकी संतान में पहुंच जाते हैं। लिंडसे ने क्या बताया कि अगर कोई समतापी जीव है, कोई असमतापी जीव है और इन दोनों प्रकार के जीवों को एक ही अनुकूल वातावरण में रखा गया है तो उनमें जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये लक्षण वंशागत द्वारा उनकी संतान में पहुंचते हैं। मतलब माता पिता से उनकी संतान में पहुंच जाते हैं। अब देखिए समतापी क्या है? तो जिनके शरीर का तापमान समान रहे, चाहे वो किसी भी वातावरण में चले जाएं, उनके शरीर का तापमान समान रहे, उसे ही समतापी कहा जाता है। और असमतापी क्या है? ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें ही असमतापी कहा जाता है। तो समतापी कौन से हैं? जिनके शरीर का तापमान समान रहता है, किसी भी वातावरण में जाएं उनके शरीर का तापमान समान रहेगा, तो वो समतापी जीव हैं। और ऐसे जीव
जो किसी भी वातावरण में जाते हैं और उस वातावरण के अनुसार उनके शरीर का तापमान चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो उन्हें असमतापी जीव कहा जाता है। तो समतापी और असमतापी जीवों को एक साथ रखा गया। उनमें जो लक्षण उत्पन्न हुए वो लक्षण वंशागत होते हैं, यानी माता पिता से संतानों में पहुंच जाते हैं। इस प्रयोग को अनेक बार जीवों के साथ दोहराया गया या अनेक बार जीवों के साथ किया गया, यानी लिंडसे ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया, फिर ये बात बताई। फिर अगला है सुमनर का प्रयोग। तो इन प्रयोगों में कुछ सफेद चूहे अधिक तापक्रम पर तथा कुछ न्यूनतम तापक्रम पर अलग अलग रखे गए। सफेद चूहों को लिया गया और कुछ सफेद चूहे अधिक तापक्रम पर रख दिए गए, अधिक टेम्परेचर पर रखे गए, और कुछ जो सफेद चूहे थे उनको न्यूनतम तापक्रम पर रखा गया, कम तापक्रम पर रखा गया। कुछ समय बाद देखा कि अधिक तापक्रम वाले चूहों का शरीर, कान, पिछली टांगें व पूंछ न्यूनतम तापक्रम वाले चूहों की अपेक्षा अधिक लंबे हो गए हैं। मतलब जिन चूहों को अधिक तापक्रम में रखा गया था उनका शरीर, उनके कान, उनकी पिछली टांगें, उनकी पूंछ लंबे हो गए हैं, लंबे। ये लक्षण वंशागत द्वारा संतान में पहुंचते हैं। और ये जो लक्षण इन्होंने अर्जित किए, शरीर लंबा हो गया, कान बड़े हो गए, पिछली टांगें लंबी हो गई, पूंछ लंबी हो गई, ये जो लक्षण इन्होंने अर्जित किए, ये लक्षण इनसे इनकी संतानों में पहुंच जाते हैं, यानी ये लक्षण वंशागत द्वारा संतान में जाते हैं। और लेमार्क ने भी यही बताया था कि जो लक्षण अर्जित हो जाते हैं, बाद में उत्पन्न हो जाते हैं, वो वंशागत होते हैं। फिर अगला है पॉल केमरर का प्रयोग। पॉल केमरर का प्रयोग। इन प्रयोगों में उभयचर वर्ग के कुछ वयस्क सैलामेंडरों जिनकी त्वचा पर पीले धब्बे थे, इनको काले डिब्बों में तथा कुछ को पीले डिब्बों में कई वर्षों तक रखा गया और देखा गया कि पीले डिब्बों में रखे सैलामेंडरों के पीले धब्बे दीर्घीकृत होकर पीली पट्टियों में बदल जाते हैं। इसमें क्या किया गया, पॉल केमरर प्रयोग में क्या किया गया कि उभयचर वर्ग के सैलामेंडर को लिया गया, वयस्क सैलामेंडर को लिया गया, और जिनकी त्वचा पर पीले पीले धब्बे थे ऐसे सैलामेंडर को लिया गया और इनको काले डिब्बों में रखा और कुछ को पीले डिब्बों में रखा, कुछ को काले डिब्बों में और कुछ को पीले पीले डिब्बों में रखा गया। फिर कुछ समय बाद देखा तो देखने से पता क्या चला कि जो पीले डिब्बों में रखे सैलामेंडर थे, इनके पीले धब्बे बड़े बड़े हो गए हैं, दीर्घीकृत हो गए हैं, यानी दीर्घीकृत होकर पीली पट्टियों में बदल गए हैं, पीली पीली सी पट्टियां हो गई हैं। और ये लक्षण वंशागत द्वारा संतान में भी पहुंचते हैं, यानी जो पीली पट्टियां बढ़ गई थी, जो धब्बे बढ़ गए थे, ये माता पिता से उनकी संतान में भी पहुंच जाते हैं, यानी ये लक्षण वंशागत द्वारा संतान में चले जाते हैं। फिर अगला प्रयोग है टावर का प्रयोग। तो टावर के प्रयोग में क्या हुआ, आलू बीटल तथा अगार जेल के कीट सिम्नोसिफिलिस पर किए गए प्रयोग द्वारा देखा कि वातावरण को बदल देने से उनके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ चेंजेज होते हैं, और ये लक्षण वंशागत द्वारा संतान में पहुंचते हैं। यानी पोटैटो बीटल और अगार जेल के कीट को सिम्नोसिफिलिस पर किए गए प्रयोग द्वारा देखा गया कि वातावरण में जो बदलाव हुए थे वो उनके शरीर में कुछ परिवर्तन हो गए, उससे वातावरण को बदल दिया गया तो उनके शरीर में भी चेंजेज हो गए, और ये चेंजेज, ये लक्षण माता पिता से उनकी संतानों में भी पहुंच जाते हैं। फिर अगला है मैकडोगल का प्रयोग। मैकडोगल एक्सपेरिमेंट में क्या था, सफेद चूहों को तालाब में जाने के लिए एक निश्चित मार्ग, यानी दो रास्ते बनाए, एक अंधकारमय रास्ता था और दूसरा प्रकाशमय रास्ता था। प्रकाशमय रास्ते में हल्का बिजली का झटका लगता था, यानी दो रास्ते बनाए गए, एक निश्चित मार्ग, मतलब दो रास्ते बनाए गए, एक अंधकारमय रास्ता, दूसरा प्रकाशमय रास्ता, यानी एक में अंधकार था, दूसरे में प्रकाश था, और जो प्रकाश था उस रास्ते में हल्का बिजली का झटका भी दिया जाता था। तो एक निश्चित मार्ग से जाने का काफी समय तक प्रशिक्षण दिया गया, यानी उसी निश्चित मार्ग से जाएं वो सफेद चूहे, तो काफी समय तक उनको प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद
लैंगिक जनन कराने से जो संतान उत्पन्न हुई उसे भी इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया। फिर लैंगिक जनन कराया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया गया, और उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतानें उत्पन्न हुई उनको भी इसी तरीके का प्रशिक्षण दिया गया, ऐसे ही उनके साथ किया गया। इस क्रम को 45 पीढ़ियों में क्रमशः दोहराया गया, यानी उन्होंने इसको बार बार करके दोहराया, 45 पीढ़ियों तक दोहराते गए और आखिरी पीढ़ी को सही मार्ग का चयन करने में सफलता प्राप्त हुई। इस तरह से जो उसकी आखिरी पीढ़ी थी उसने सही मार्ग चुन लिया तथा ये उपार्जित लक्षण वंशागत द्वारा नई पीढ़ी में पहुंच गए। और फिर ये उसने जो लक्षण अर्जित किया, ये लक्षण जो उपार्जित थे ये वंशागत के द्वारा नई पीढ़ी में पहुंच जाते हैं या माता पिता से उनकी संतान में पहुंच जाते हैं। फिर अगला है पावलॉव का प्रयोग। तो पावलॉव के प्रयोग में क्या था? पावलॉव ने भोजन ग्रहण करने के लिए कुत्तों को आकर्षित करने के लिए घंटी की ध्वनि का उपयोग किया। इन्होंने क्या किया कि कुत्ता जो था वो भोजन खाने आया, इसके लिए घंटी बजाते थे, घंटी का उपयोग करते थे। और इस तरह की ट्रेनिंग के बाद यह दावा किया कि पीढ़ी दर पीढ़ी घंटी की ध्वनि की ट्रेनिंग की क्रमशः कम आवश्यकता होगी। मतलब उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो घंटी की ध्वनि है इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उपरोक्त सभी प्रयोगों से लैमार्कवाद को बल मिला। ये जो प्रयोग किए गए इससे लैमार्कवाद को सफलता मिली, बल मिला। अतः लैमार्क के इस आधुनिकवाद को नव लैमार्कवाद कहा गया और इसी लैमार्कवाद के आधुनिकवाद को न्यू लैमार्किज्म कहा गया। अंत में स्पेंसर, हयात, पैकर्ड, गैडो आदि वैज्ञानिकों ने एक्स किरणों व अन्य किरणों के प्रभावों के द्वारा जीवों के शरीर में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि इन परिवर्तनों का प्रभाव जीन्स पर भी होता है, जीन्स भी चेंज होते हैं और ये उपार्जित लक्षणों की वंशागत द्वारा संतानों में पहुंच जाते हैं। यानी ये इतने सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक्स किरणों और अन्य किरणों के प्रभावों द्वारा जीवों के शरीर में हुए चेंजेस का अध्ययन किया, स्टडी किया और उन्होंने देखा कि जो परिवर्तन हुए, जो परिवर्तनों का प्रभाव जीन्स पर पड़ा, ये उपार्जित लक्षणों की वंशागत द्वारा संतानों में भी पहुंचते हैं, यानी माता पिता से उनके बच्चों में भी जाते हैं। तो आशा है आपको नव लैमार्कवाद या नियो लैमार्किज्म अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।